has benefited from his expertise since 2009. Before joining Ujjain Polytechnic College, Professor Saxena gained valuable experience at several reputed engineering institutes, contributing to his total teaching experience of about 20 years. His commitment to education and research is evident through his extensive body of the work. He has published more than 10 research papers in prestigious international, national, journal, conference, seminar, workshops, all accessible online, showcasing his contributing to the field. In addition to his research paper, Professor Saxena is the author of over 12 books on a variety of subjects and topics. His dedication to knowledge dissemination extends beyond writing, as he has conducted numerous seminars, workshops on stress management and positive psychology. There is an event held both online and offline across many esteemed institutions in India have earned him the recognition of stress guru. He highlighted of his career is his presentation of the domain. हमारे हार्ट को प्रभावित करती है, कोई हमारे लंग्स को प्रभावित करती है, कोई हमारे लिवर को प्रभावित करती है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को और सारे बॉडी सिस्टम्स को समान रूप से प्रभावित करती है। तो स्ट्रेस ने हमको अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया है। एग्री? स्ट्रेस ने हमें अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया है। अब आज आवश्यकता इस बात की है कि हम समय रहते स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लें। तो इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? हम पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर सीखेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? कोई बताएगा? अगर हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है तो हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की है? हाँ बताइए बेटा। हाँ, वेरी गुड। और कोई बताएं? बहुत बढ़िया। और कोई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बेटा बताएं? कम्युनिकेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी भी चीज को हमें मैनेज करना हो, अगर हमें किसी भी इमोशन को मैनेज करना है तो सबसे ज्यादा आवश्यक है स्ट्रेस के बारे में साइंटिफिक ग्राउंड पर पूरी जानकारी इकट्ठी करना। साइंटिफिक ग्राउंड पर समझना कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस की प्रोसेस क्या है, स्ट्रेस की मैकेनिज्म क्या है, तभी हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। एग्री विद मी? तो हम सबसे पहले समझेंगे कि स्ट्रेस की पूरी प्रोसेस क्या है, स्ट्रेस की मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रेस क्या होता है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रेस को हम सबकॉन्शियस माइंड से की हेल्प से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, जो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ बनाया है ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया है, बहुत सिंपल भाषा में बनाया है। मैंने खुद को फर्स्ट ईयर का छात्र सबसे पहले इमेजिन किया। सबसे पहले मैंने सोचा जब मैं 20 साल का था तो मुझे कैसी बातें समझ में आती थी, किस भाषा में बातें समझ में आती थी, और वही प्रेजेंटेशन मैंने बनाया। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश किसी चीज को लिख देना अलग बात होती है, लेकिन मैंने उस भाषा में कन्वर्ट किया जो भाषा आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को साइंटिफिक ग्राउंड पर समझेंगे। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम पूर्णतः साइंटिफिक ग्राउंड पर स्ट्रेस के पीछे की पूरी प्रोसेसेस, मैकेनिज्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अध्ययन करना है। अब देखिए जो हमारे कंटेंट्स होंगे वो क्या होंगे? व्हाट इज स्ट्रेस, डेफिनेशन, प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस, द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन बॉडी एंड माइंड ड्यू टू स्ट्रेस, नीड ऑफ स्ट्रेस, इज फीलिंग स्ट्रेस ऑलवेज हार्मफुल, when is feeling stress harmful, type of stress, stress management on scientific ground, and role of subconscious mind in stress perception। और जो लास्ट सेशन होगा वो प्रैक्टिकल सेशन होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन और प्रोसेस की बात करेंगे। So what is stress? When our mind perceives any real, imaginary, possible or illusionary events as threat or danger। देखिए जो हमारा जो माइंड है वो किसी
ब्लड है उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स का क्या हो जाता है, सीक्रेशन हो जाता है और हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है। फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाने से हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस। क्या मैकेनिज्म है स्ट्रेस की? जब हमारा माइंड किसी भी रियल या इमेजिनरी इवेंट को, यानी जो इवेंट्स हैं वो रियल होने आवश्यक नहीं है, वो आपके इमेजिनरी हो सकते हैं, इल्यूजनरी हो सकते हैं, आभासी हो सकते हैं। और सामान्यतः जो हम इवेंट्स फील करते हैं अपने माइंड में कैसे इवेंट्स करते हैं, इमेजिनरी, ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें। जो स्ट्रेस मैकेनिज्म बेसिकली किस लिए है, ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें। लेकिन जब हम किसी इमेजिनरी इवेंट्स को, जब हम किसी काल्पनिक या भ्रामक इवेंट्स को स्ट्रेस की तरह परसीव करा देते हैं तो क्या होता है, यही चीज हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो जो इवेंट्स हैं, अब बेटा जो इवेंट्स हैं वो क्या हो सकता है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो सकता है, कोई नेगेटिव व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन का, या आपकी थॉट प्रोसेस भी हो सकती है। इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, आपकी जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो भी एक इवेंट का काम कर सकती है। यानी बहुत जरूरी नहीं है आपके जीवन में वास्तविक स्ट्रेसर आए तभी आप स्ट्रेस फील करेंगे। अगर आपने कोई नेगेटिव थॉट लाए तो भी आप स्ट्रेस फील कर सकते हैं और आपकी बॉडी को वही नुकसान होगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन से वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी में आते हैं जब आपका माइंड स्ट्रेस को परसीव करता है। यानी जब आपका माइंड किसी इवेंट को क्या मान लेता है, अपने लिए थ्रेट या डेंजर मान लेता है, जब आपका माइंड किसी भी इवेंट को थ्रेट या डेंजर मान लेता है तो आपकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। कौन कौन से फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कोई बताना चाहेगा? सबसे पहले आपकी ब्रीथिंग की स्पीड जो हो जाती है, बढ़ जाती है, एग्री और नॉट। दूसरा, ज्यादा ब्लड मिलना चालू हो गया, यानी जो समझ रहे हैं मेरी बात, ब्लड मिलना चालू हो गया जिसके कारण एनर्जी मिलनी चालू हो गई। तीसरा, आपके शरीर के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिलना चालू हो गया क्योंकि आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ गई। तो आपके शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि स्ट्रेस के समय आप अपने से 4 गुने शक्तिशाली पहलवान को पटकनी दे सकते हो। आ जाती है कि नहीं आ जाती? प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था क्यों की है हमारे लिए, ताकि जब हमारे सामने कोई वास्तविक थ्रेट या डेंजर आए तो या तो हम उससे मुकाबला कर सकें या उससे भाग सकें। तो व्यवस्था अपने आप में सही है या गलत है? ये व्यवस्था अपने आप में सही है, ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपसे आपकी स्ट्रेस मैकेनिज्म छीन ली जाए तो क्या आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब जो इतनी अच्छी व्यवस्था प्रकृति द्वारा दी गई थी, ये डिस्टर्ब कहाँ हो जाती है जब हम इमेजिनरी थ्रेट्स को या इमेजिनरी इवेंट्स को थ्रेट्स की तरह परसीव करते हैं। इमेजिनरी थ्रेट्स का मतलब समझते हो आप? मैं बताता हूँ, दोस्त के पास बड़ा मोबाइल है आईफोन, आपके पास छोटा सा है, ये इमेजिनरी थ्रेट है कि नहीं है? तनाव होता है इसके कारण। दोस्त के पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास नहीं है, इमेजिनरी थ्रेट है कि नहीं बेटा? इसके कारण आपको अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना चाहिए क्या? किसी के पास बड़ा मकान है, किसी के पास बड़ी दुकान है, किसी का प्लेसमेंट अच्छी जगह हो गया, इस कारणों से आप लोग अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। ये गलत है। अब आप इमेजिनरी थ्रेट्स की हेल्प से भी जब माइंड को परसीव करा देते हो कि ये वास्तविक थ्रेट है, तो वो चीज हार्मफुल क्यों है? आप होल सिग्नलिंग देके दिमाग को ख्वाबों ख्यालों में इमेजिन करके नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न के कारण, नेगेटिव इमोशनल पैटर्न के कारण, दिखावे के चक्कर में माइंड को होल सिग्नलिंग भेजते हो तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यानी जब हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी मोड। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी मोड। तो जब किसी देश में इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है? देश का पूरा पैसा कहाँ खर्च किया जाता है? सेना पे, मिलिट्री में, हथियारों में। क्या उस देश में स्कूल कॉलेज बन पाते हैं? नहीं बन पाते। क्यों? इमरजेंसी के कारण पूरा फंड कहाँ खर्च हो रहा है? युद्ध में। अब आप 24 घंटे अपनी बॉडी में क्या रखते हो? इमरजेंसी मोड पे लगा के रखते हो बॉडी को। रखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल की नहीं, जबकि वास्तव में आवश्यकता नहीं है। तो आपके शरीर का जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, वो व्यर्थ खर्च हो रही
रही है, आपके बॉडी ऑर्गन्स को अनावश्यक रूप से मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे भी मेरा बीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेरा ग्लूकोज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरी किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो तमाम बीमारियों को हम जन्म से, ठीक है, ये एग्री हो मेरे वास्ते, यहाँ पे क्लियर है बेटा कि स्ट्रेस के कारण क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। आपने समझ लिया? पीछे सुनाई दे रहा, पीछे सुनाई दे रहा बेटा? चलो मैं माइक से बोलता हूँ। हेलो, अब आ रही आवाज? चलिए, तो ये वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं, सबसे पहले हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होता है, बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, मसल्स टेंशन बढ़ जाती है, जो हमारी आंखों की पुतलियां हैं वो फैल जाती हैं, स्वेटिंग बढ़ जाती है। स्वेटिंग क्यों बढ़ जाती है? जब आपके बॉडी ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शरीर को स्वेटिंग करनी पड़ेगी। स्वेटिंग भी बढ़ जाता है। आपकी अवेयरनेस और फोकस उस समय क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। जब आप स्ट्रेस, आपके सामने जब कोई रियल थ्रेट आता है, जैसे सामने कुत्ता आ जाए तो पूरा फोकस कहां जाएगा, कुत्ते पे जाएगा, वहां से बिल्कुल नहीं हटेगा फोकस। कोई नेगेटिव विचार आपके माइंड में आ जाए तो पूरा फोकस कहां जाता है, उस नेगेटिव थॉट पर ही जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ पेन। इसका मतलब समझते हो आप? जब आप तनाव में होते हैं या गुस्से में होते हैं तो आपको दर्द महसूस नहीं होता है। कई बार चोट लग जाएगी हल्की फुल्की तो आप, लड़ाई होती है, बच्चों में चोट लग जाती है, बाद में पता चलता है उस समय। Background. Now I would like to request our respected Professor V.N. Saxena on the stage and address the address. Thank you, sir. Who has made it his mission to always serve the patients. He will address you on general health awareness. Please join me. Okay. Now I would like to request our first in charge Dr. R.K. Rai sir वो आए और डॉक्टर मकवाना जी का स्वागत सैपलिंग के साथ है। कॉलेज में नए स्टूडेंट्स को देख करके बहुत अच्छा लगा। अभी आपको नयापन जरूर लग रहा है, लेकिन कुछ महीनों में आपको यहाँ अच्छा लगने लगेगा। मन में भय न रखें, किसी भी प्रकार का भय हो तो अपने वरिष्ठ सदस्यों से, वरिष्ठ अपने स्टूडेंट्स से, अपने प्रोफेसर से डिस्कशन अवश्य करें, अपने घनिष्ठ मित्रों से डिस्कस करें। इसमें निश्चित रूप से कुछ हॉस्टलर्स भी होंगे, कुछ डे स्कॉलर्स भी होंगे। You are all welcome in this reputed institute. I'm very much pleased that I am here talking to you. My topic is general health awareness. Very simple. It's very important. You all know. सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन। और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एनीबडी फ्रॉम द गर्ल्स? आपने कहा कि होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? Anybody, try to speak. My very simple question. We are going to talk to and fro. Not I am going to speak alone here. तो जब तक आप लोग बातचीत नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। यदि हमें अपना जीवन स्वस्थता से जीना है, स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचना है, तो हमें अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो हमारा माइंड की अलर्टनेस भी रहेगी, हमारा वर्क परफॉर्मेंस भी सुधरेगा, हम ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। यदि आप सोच लो कि 1 हफ्ते के लिए बीमार हो गए, खुदा ना करे ऐसा हो,
तो क्या आप अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, पिछड़ जाएंगे। आपकी वो जो 7 दिन है लाइफ के, वो चले गए पीछे, पिछड़ जाए। हम पीछे क्यों जाए? जरूरत ही ना पड़े हमें पीछे जाने की। हमारा टाइम सेविंग होना चाहिए। टाइम सेव हमारा किस लिए करेंगे? हमें सेकंड हमारा जो है लाइफ का कीमती है। हमें एक लंबी आयु जीना है, अच्छे से जीना है, बिना किसी एलिमेंट के, बिना किसी डिसीज के, बिना किसी शॉर्ट और लॉन्ग डिसीज के। हाउ वी कैन अचीव द लॉन्ग लाइफ, हाउ वी कैन अचीव, हाउ वी कैन परफॉर्म नॉट ओनली रिगार्डिंग आवर स्टडी। आप लोग कहेंगे कि आज तो फॉरेन जाने का ट्रेंड चल रहा है, स्वदेश में क्यों नहीं? लेकिन हमारी कंट्री की बात ही अलग है। तो पंचम सुख स्वदेश में वो पासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य है जीवन। किसी का भी साथ उसके व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। एंड इज नॉट वैल्यूएबल विदाउट एनी काइंड ऑफ वेल्थ अदर देन हेल्थ। बाकी सारी वेल्थ सेकेंडरीज है, आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे अगर हेल्दी नहीं है। इट्स आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड मेंटेन प्रॉपर लाइफस्टाइल टू कीप इट हेल्दी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। कोई ऊपर वाला आकर के हमें स्वस्थ नहीं रखेगा। ओनली डिफाइन आवर फिजिकल हेल्थ, सिर्फ हम हमारे फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, बट ऑल्सो इक्वली प्रायोरिटाइज आवर मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की बात भी कर रहे। यदि हमारी मेंटल हेल्थ पुअर है तो हमारे सारे परफॉर्मेंस पुअर हो जाएंगे, हमारे रिलेशंस भी अच्छे नहीं रहेंगे। किसी को संपूर्ण स्वास्थ्य, टोटल हेल्थ, वो डेफिनेशन पता है क्या? WHO वाली। व्हाट इज WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी नाइस। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने परिभाषा दी है टोटल हेल्थ की, संपूर्ण हेल्थ की। व्हाट इज दैट? एनीबॉडी फ्रॉम दिस ऑल? व्हाट इज टोटल हेल्थ? Total health is a state of complete physical, mental and social well-being. Social being इसमें एक word है, social well-being। आपके दूसरे लोगों से संबंध कैसे है? And not only आ गया, वो हमारे लिए फिजिकल नहीं है। It's not good for our mental health। Occupational well-being होना चाहिए कि हम satisfied रहें कि हमको जो जॉब मिला है या हम जो कर रहे हैं उससे हम satisfied हैं। अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो वी फर्दर ट्राई अगेन एंड अगेन, नॉट क्विटिंग दिस वन अर्जेंटली बट पेशेंटली। इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग, यदि हम अच्छे से हमारे स्टडी करेंगे, हमारा ब्रेन को एक्टिव रखेंगे तो हमारी इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग भी अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें भी बाद में इसमें जोड़ दी गई। इनका सबको हमको ही ध्यान रखना है। Since we are in a generation, आजकल हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर मशीनी युग है। हर चीज में हम लोग मशीन्स पर डिपेंड हो गए, हर जगह। तो मशीनी युग में सारी कामें मशीन कर रही है। इवन कपड़ा धोने की मशीन घर में या सफाई करने के लिए रोबोट्स आ रहे हैं, तो घर में ये भी सुनने को मिला। मैंने देखा तो नहीं है रोबोट। और यहाँ से आधा किलोमीटर भी जाना है तो बाइक से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे। तो ये मशीनी युग में हम जी रहे हैं। तो ये मशीनी युग के दुष्परिणाम क्या हुए? हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा, मशीनों पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, मशीनें सारा काम करने लगी, हम लोग इनएक्टिव हो गए। सक्रियता अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक। बीइंग एक्टिवनेस ऑलवेज। इससे क्या हुआ? नो एक्सरसाइज, ईटिंग जंक क्वालिटी ऑफ फूड, जंक
प्लस अनहेल्दी फूड। वो फूड पे अपन आएंगे बाद में कि फूड हमारी मॉर्निंग में अपने लिए आपको लाइफ में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखेगा। आपके परफॉर्मेंस में, इवन स्टडी परफॉर्मेंस में भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। गेटिंग इनफ स्लीप, आवश्यकता अनुसार नींद भी आना पर्याप्त जरूरी है। नींद क्यों आना जरूरी है? मैंने देखा है कई बच्चे एग्जाम्स में सारी रात सोते नहीं, सुबह आकर के देखते हैं नींद आ रही है, कोई दवाई दे दो। एग्जाम है हमारी 11 बजे से पेपर है, किसी को दवाई नहीं आती भाई, ताकि नींद ना आए। इसके लिए हमको जैसे मोबाइल की बैटरी या लैपटॉप की बैटरी हम चार्ज करते हैं, ऐसे ही बॉडी को भी चार्जिंग की आवश्यकता होती है, और वो चार्जिंग है पर्याप्त नींद, अच्छे से नींद लेना। मुझे याद है मैं जब MBBS का स्टूडेंट था, मैं रात को 9 बजे सो जाता था और सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठता था। एटलीस्ट 6 to 7 years एग्जाम टाइम में भी मैं सोता था, और 3:30 बजे उठ करके जो याद होता था वो फटाफट और मैक्सिमम उसमें से याद रह जाता था। ये चीज़ मुझे मेरे फादर ने बताई थी, और उनका कहना मैंने माना एग्जाम टाइम में, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में इसलिए बता रहा हूँ कि यू शुड ट्राई दिस। ये पर्याप्त नींद एग्जाम के जस्ट पहले बहुत जरूरी है, और हमेशा भी जरूरी है। बैटरी चार्जिंग इवन 7 to 8 years डेली स्लीप, साउंड स्लीप, नॉइजलेस स्लीप, बहुत जरूरी। साउंड स्लीप उसको कहते हैं कि बीच में हमारी नींद ना खुले तो एक आध बार खुले टॉयलेट जाना हो, उसको कहते हैं साउंड स्लीप। अच्छे से नींद आए, गहरी नींद जिसको कहते हैं, वो अति आवश्यक है। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, ब्रेन का सही तरीके से उपयोग करना। हम जानते हैं हमारे मोबाइल में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं। ना मैं, ना आप, ना कोई भी बंदा सारी ऐप्स का उपयोग नहीं कर पाता, सारी उसकी क्वालिटीज़ का उपयोग नहीं कर पाता, सारे स्पेसिफिकेशंस का उपयोग नहीं करता। लैपटॉप में भी सेम सिस्टम, कंप्यूटर में भी सेम, हम लोग सारी उसकी चीज़ें उपयोग नहीं कर पाते। सेम अप्लाइज टू योर ब्रेन। हमारा ब्रेन माइंडफुलनेस की बात की, ब्रेन को जितना आप क्रियाशील बनाएंगे, जितना सीखेंगे, आपका ब्रेन माइंडफुलनेस होता जाएगा कंटिन्यूसली। उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आप ले पाएंगे। मैनेजिंग स्ट्रेस, जैसा भी सक्सेना जी ने बताया स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजिंग स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग इतना फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में जैसे अपने प्रोफेशन में जब आते हैं या जॉब में जब लगते हैं, या फैमिली को मैटर्स को कुछ लेकर के कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, सभी की लाइफ में आता है कभी ना कभी। किसी को कंटिन्यूस बना रहता है, किसी को शॉर्ट टाइम आता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसा भी उन्होंने पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर सक्सेना जी ने बताया, जरूर अप्लाई करिए, जरूर। इसमें सबसे बढ़िया तरीका तो मेडिटेशन है ही, बाकी उन्होंने जो एक्टिविटीज बताई हैं उसको भी करते रहिए टाइम टू टाइम। कनेक्टिंग सोशली, अपने अच्छे यार, अपने अच्छे दोस्त बनाइए, अपने अच्छी सहेलियाँ बनाइए, अपने रिलेटिव से अच्छे रिलेशंस बनाइए, दूसरों के काम आइए, गरीबों के काम आइए, छोटे बच्चों से वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए। आप सोशली अगर कनेक्ट होंगे, कुछ अच्छे काम में अपने आप को कनेक्ट करिए, तो सोशल लाइफ के लिए, दूसरों के लिए बेनिफिट में है। आप सोशली कनेक्ट होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। से नो टू एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन मतलब किसी भी प्रकार का नशा। आप लोग अभी इस एज में कि शुरू नहीं करते, लेकिन बाद में जाकर के जब हॉस्टल में रहते हैं या किसी दूसरों की संगति में आते हैं, तो डे टू डे नई नई चीज़ें, बाहर आते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो इसी संगति में पड़ जाते हैं कि तो शराब पिएंगे, अल्कोहल का सेवन करेंगे, या बीड़ी या सिगरेट या तंबाकू या किसी प्रकार का पाउच, आजकल बहुत फैशन हो गया। तो मैं ये कहूँगा आपसे विनम्रतापूर्वक, जमाने में बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आजकल की परिस्थिति हमारी काइंड ऑफ डिसीज, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? वेक अप बोथ द हैंड्स बाय वन। Wake up both the hands. This is third step, including the wave of the fingers in between the waves, in between the fingers. नहीं ऊपर के अच्छे से हाथ धो, इस पोर्शन में नहीं।
रह जाते हैं बैक्टीरिया वायरसेस। थर्ड हो गया, रब द बैक ऑफ बोथ द हैंड्स बाय वन बाय वन, रब द बैक ऑफ द फिंगर्स, in the these are 6 important matters. 7th one is with the clean water, साफ पानी से, शुद्ध पानी से हमारे होना है अच्छे से। This hardly takes 20 to 30 seconds. 40 years. He is also member of various scientific organizations like Association of Clinical Biochemists of India, Indian Pharmacological Society (IPS), Indian Society of Rational Pharmacology, American College of Clinical Pharmacology. Apart from his academic, I would like to share with you about this publication. He has published 11 articles in indexed journals, 24 papers published in international journals, 14 research papers published in national journals, 15 papers presented at international conferences, 26 papers presented in national conferences, conducted clinical pharmacological training course for postgraduates in different medical colleges. So, I would like to invite Dr. S.P. Dhaneria sir to deliver his talk on public awareness. What should you know about medicine? Thank you very much. Dr. Dhaneria. Esteemed faculty members and dear students, warm greetings from R.D. Ghati Medical College, Ujjain. At the outset, I express sincere gratitude to organizers for giving me this opportunity to interact with you. I am Professor of Pharmacology. Pharmacology is a branch of medical science which deals with the treatment of diseases with drugs. मतलब बीमारियों का जो दवाइयों से इलाज करते हैं वो ये सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। और ड्रग्स क्या होती है? मेडिसिन्स, ड्रग्स। These are the substances used for diagnosis, prevention, relief of symptom and cure of disease. तो दवाइयों की डेफिनेशन में वो सब्सटेंस जो डायग्नोसिस के काम में आते हैं, मतलब बीमारी का पता लगाना। अब जैसे आप प्लेन एक्सरे एब्डोमेन लेंगे तो उसमें बोन्स दिखेगी, स्टमक और इंटेस्टाइन नहीं दिखेगी, तो हम उनको देख। पर यदि ये बुखार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो बोलेंगे क्यूर ऑफ डिसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है जो ड्रग, तो दैट इज फॉर क्यूर ऑफ डिसीज। तो ये डेफिनेशन ऑफ ड्रग है। ड्रग इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, रिलीफ ऑफ सिम्टम एंड क्यूर ऑफ डिसीज। किसी भी ड्रग के 3 नाम होते हैं। एक तो केमिकल नेम, इट डिफाइंस द केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग। ये बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है, 2-3 लाइन का, नो नीड टू रिमेंबर दिस। दूसरा होता है जेनेरिक, दिस इज द नेम बाय विच द ड्रग इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसको ऑफिशियल नेम भी बोलते हैं, अप्रूव्ड भी बोलते हैं, नॉन प्रोप्राइटरी नेम। तो ये देखिए, ये एमोडाइक्विन है, ये मलेरिया की ड्रग है, एंटी मलेरिया ड्रग है। ये है जेनेरिक, ऑफिशियल, अप्रूव्ड, नॉन प्रोप्राइटरी नेम। और जो नाम दवाई की कंपनी देती है उसको बोलते हैं ट्रेड नेम या ब्रांड नेम। तो ये मेलाराटेट इज द ट्रेड नेम। तो ड्रग के 3 नाम होते हैं। और आजकल जो
गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसमें ये है कि डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब द ड्रग बाय जेनरिक नेम, मतलब एमोडाइक्विन लिखे और वो भी कैपिटल लेटर्स। ठीक है, अब ये आप देखिए एक ड्रग की स्ट्रिप है। पैरासीटामोल क्या है? जेनेरिक नेम है। कालपुल क्या है? ट्रेड नेम। 650 मिलीग्राम स्ट्रेंथ है। ये डोजेस फॉर्म है, मतलब ये टेबलेट है, एक टेबलेट में 650 मिलीग्राम। आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया की रिकमेंडेशंस के हिसाब से ये ड्रग को मैन्युफैक्चर किया गया। ये इस पैरासीटामोल स्ट्रिप का पेज नंबर है। ये है मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च 11, और ये है एक्सपायरी, और ये है मैन्युफैक्चरर। तो जब भी आप ड्रग खरीदने जाते हैं मेडिसिन, तो पहले तो ये देखना है कि जो ड्रग लिखी है वही नाम की है, जो डोजेस फॉर्म लिखा है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सायरप वही है, जो स्ट्रेंथ लिखी है वही है, और उसकी एक्सपायरी डेट निकल नहीं है। ये हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ड्रग: plants, animal, microorganisms, minerals, synthetic, human and DNA recombinant. Largest source of the drug is synthetic. We prepare the drug, we prepare in the laboratory. So largest source of drug is the synthetic. These are the few examples of the drugs obtained from plant. ये पेपर सोमनीफेरम है और इससे मॉर्फिन ड्रग मिलती है। Morphine is strong analgesic. It relieves the pain of myocardial infarction, heart attack. Digitalis, ये भी एक प्लांट से मिलती है और ये हार्ट फेलियर के काम में आती है। ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। ये प्लांट है आर्टिमिसिया एन्युआ और इससे ड्रग मिलती है आर्टिमिसिनी, और ये मलेरिया के काम ट्रीटमेंट में आती है। वो मलेरिया जो क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट। एट्रोपी, ये एट्रोपोपैलेटोमा से मिलता है या धतूरा स्ट्रोमोनियम से मिलता है। जो पेस्टिसाइड से कई बार पॉइजनिंग हो जाती है इंसेक्टिसाइड से, तो उसके ट्रीटमेंट में एट्रोपी मिलती है। इसके वो भी सिट्रोनाबाद से क्विनिन मिलती है, ये भी मलेरिया की ड्रग। विनक्रिस्टिन, ये इस प्लांट से मिलती है और ये एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। एनिमल से भी ड्रग मिलती है, जैसे इंसुलिन, इसके दो सोर्सेस है, पोर्सिन एंड बी। इनसे हमें पुरानी इंसुलिन मिलती है। ऑक्स, लंग का प्रोडक्शन गैस्ट्रिक जूस में ज़्यादा है, तो आप न्यूट्रलाइज कर देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ड्रग्स मिलती है, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, है ना, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ह्यूमन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ड्रग। यूरिन ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल वुमन से हमको मिलता है मिनोट्रॉप, और SCG, human chorionic gonadotropin, urine of pregnant women. And these drugs are used for induction of ovulation in management of female infertility. Oral route of administration is the most common route of administration. Simple, convenient and economical. तो oral कौन कौन से रहते हैं? टैबलेट, कैप्सूल, lozenges, मतलब choose of water. And remain standing or sitting for some time. तो क्या होगा? यदि हार्ड टैबलेट है या कैप्सूल है और आपने बहुत कम पानी से पिया, और जैसे कई बार आदत थी ना, टीवी देख रहे हैं, लेटे लेटे 2 घूंट पानी से दवाई ली और फिर टीवी देखने लग गए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट टैबलेट और कैप्सूल में ऑब्स्ट्रक्ट द ईसोफेगस, और ईसोफेगस में म्यूकोसा को
डैमेज कर सकती है, तो उससे इसोफेजियल लीवर्स में। तो हमें हमेशा इंस्ट्रक्शन देना है कि जब भी टैबलेट कैप्सूल लेते हैं तो टेक इट विद अ सिंगल केस ऑफ फोकोमिलिया एमेलिया रिपोर्टेड फ्रॉम यूएस। So by taking a firm stand, by not giving the marketing permission, she saved entire US population from the thalidomide tragedy. And because of her outstanding contribution, then US President John F. Kennedy felicitated her with the highest civilian award. So there are the number of countries where the regulations are very, very tough. They give the marketing permission to the drug only after the drug has satisfied the regulatory requirement. जो भी नई ड्रग डेवलप होती है तो सबसे पहले हम एनिमल में स्टडी करते हैं एंड देन सक्सेसफुल एनिमल स्टडी के बेसिस पर डायरेक्टली पेशेंट में यूज नहीं होती, हम फिर ह्यूमन बीइंग में साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। और जब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में स्टडी कंप्लीट होती है उसके बाद मार्केटिंग परमिशन मिलती है। हमारे यहाँ मार्केटिंग परमिशन DCGI देते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो लाइसेंसिंग होता है। और जब मार्केट में ड्रग आती है तब तक हम हार्डली 3 से 4 हज़ार मरीजों में उस दवाई का परीक्षण करवाते हैं। तो वी कंटिन्यू टू स्टडी ऑन ए न्यू ड्रग इवन आफ्टर द ग्रांट ऑफ मार्केटिंग परमिशन, उसको बोलते हैं post marketing surveillance. Now pharmacovigilance. It is a science and activities relating to detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect or any other possible drug related problem. So drug का adverse effect means undesirable or harmful effect of the drug. इसकी monitoring के लिए हमने प्रोग्राम बनाया फार्माकोविजिलेंस। रुचि मैडम इसके बारे में थोड़ा बताएगी कि ये जो प्रोग्राम इंडिया में कैसे चल रहा है। वाई देयर इज ए नीड ऑफ फार्माकोविजिलेंस? क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा ड्रग की सेफ्टी का है, एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल का है, वो वेस्टर्न डाटा है, हमारी अपनी पॉपुलेशन का डाटा नहीं है। और पॉपुलेशन एक कंट्री की दूसरी कंट्री से डिफर करती है, फूड, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स, डिसीज पैटर्न, prescribing trends, drug distribution process, cultural belief, तो हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग होती है। तो वी वांट डाटा अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वेरियस मेडिसिन्स इन आवर ओन पॉपुलेशन, ये पर्पज है फार्माकोविजिलेंस। तो इसके लिए एक फॉर्म है, ठीक है। तो एक फॉर्म ऐसा है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल भरते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब जो डॉक्टर ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है, ड्रग दवाई लिखता है। नर्सिंग प्रोफेशन जो दवाई देते हैं, यूज एडमिनिस्टर करता है, एंड फार्मासिस्ट जो दवाइयों को डिस्पेंस करते हैं। तो तीनों को हम बोलते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशन। अब एक नया फॉर्म आया है, ए पर्सन हु कंज्यूम्स द ड्रग, पेशेंट कैन ऑल्सो फिल द फॉर्म। पेशेंट या उसके रिलेटिव्स यदि दवाई का कोई भी एडवर्स इफेक्ट हुआ तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म इस तरह, ये फॉर्म आपको हम दे रहे हैं, इसको आप पढ़ लें। इसके मेन पार्ट्स क्या हैं? इनिशियल्स, हम कभी भी पेशेंट का पूरा नाम नहीं लिखते हैं ना, जैसे आपकी जो रेगुलर स्टडी है क्लिनिकल के अकॉर्डिंग वो आपका होना ही है, लेकिन साथ साथ क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप कर सकते हो। इसमें ये जो सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं डे बाई डे, मुझे लगता है कि आप उसमें कुछ ना कुछ आप सीख पाएंगे और मोटिवेट हो पाएंगे। उसी के तहत आज लंच के बाद आपके ही सीनियर हैं, इसी ग्रेसवॉल से पास आउट हैं, और उन्हीं का एक मोटिवेटर जो है वो 2 बजे से है। तो टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके जो नेचुरल है टाइम 2 बजे का सर आ जाएंगे, और वो बॉम्बे से आए हुए हैं और काफ़ी रिनाउंड पर्सन है। तो उसके लिए मैं आप सभी को 2 बजे आज दोबारा से यहाँ रीअसेंबल होना है, इधर आना है। तब तक आप ये जो